Hi and welcome to our Daily Mains Answer Writing Initiative Day 20. Today's topic will be based on Uniform Civil Code. We will tend to discuss how necessary uniformity in civil law is needed in our country. क्या एडवांटेजेस हैं उसके, क्या डिसएडवांटेज हैं, वाई इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, करंटली क्या स्टेटस है सिविल कोड का, कौन कौन से टाइप के पर्सनल लॉज हमारी कंट्री में हैं, एंड उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लाने में. So let's start with our question. Our question for today is what is Uniform Civil Code? What are discuss in brief the arguments and challenges associated with implementation of Uniform Civil Code and give suggestions in the implementation of Uniform Civil Code. How can it be implemented? What should be the way forward in implementation of Uniform Civil Code across the country? So let's start with our answer. Our answer will start with the intro part. Intro part में we will discuss in brief about what is Uniform Civil Code, उसकी definition, personal laws का status India में. Then in the body part we will discuss the arguments related to Uniform Civil Code. इसमें हम both type के argument देखेंगे. What is the argument in favor and against of uniform in implementation of Uniform Civil Code. Then we will move on to the challenges. What are the challenges associated with the implementation of Uniform Civil Code? And lastly, we will move on to the suggestions or way forward. What should be the way forward? What should be the suggestions? What should be the approach in the implementation of Uniform Civil Code in India? So let's begin our answer with intro. Our intro will comprise, as I said, its definition. So how is Uniform Civil Code is defined? So Uniform Civil Code is a code which provides for one law for the entire country, applicable to all religious communities. This is the definition of Uniform Civil Code. It is a code providing for one law for entire country applicable to all religious communities in civil sphere, in personal sphere. This is the most important part you will need to remember. We are not discussing about criminal sphere. You know, we already have Indian Penal Code IPC which provides for us uniform criminal law across the country. कोई भी पर्सन किसी का मर्डर करता है, सो उसके लिए उन सर्कमस्टेंसेस में जो भी पनिशमेंट दी जा सकती है या दी जानी चाहिए, दैट हैज़ बीन ऑलरेडी रिटन इन द आईपीसी कि उस मर्डर के लिए उस सेक्शन के अंदर में आईपीसी के मर्डर से रिलेटेड कितनी पनिशमेंट उसको दी जाएगी. सो वेदर इट बिलोंग टू अ मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी और एनी अदर रिलीजियस कम्युनिटी, मर्डर के लिए सिमिलर पनिशमेंट दी जाएगी. बट इस टाइप के लॉज जो हैं वो पर्सनल स्फीयर में, जैसे कि मैरिज हो गया, सक्सेशन हो गया, या फिर कोई भी और अदर एडॉप्शन जैसी कोई चीज़ें हो गई, इन सारे स्फीयर में एक यूनिफॉर्म लॉ हमारी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता. हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग जो हैं रिलीजियस नॉर्म्स, अलग अलग लॉज या कोड बना हुआ है, वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग और बेस्ड ऑन द कोड विच हैज़ बीन मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो गोवा इज़ करेंटली राइट नाउ द ओनली स्टेट जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल स्टेटस, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ एप्लीकेबल राइट नाउ. यहाँ पे पोर्चुगीज़ सिविल कोड बना था 1867 का, जो आज तक फोर्स में है, जो सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ पे सिमिलरली अप्लाई होता है, मतलब सेम वे में अप्लाई होता है विदाउट एनी डिफरेंस. पर्सनल लॉज इन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल लॉज इंडिया में 3 टाइप के क्लासीफाई करे जा सकते हैं. एक है हिंदू पर्सनल लॉ, सेकेंड इज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ, एंड थर्ड इज़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं वो. सो ट्राइबल्स के अलग अपने जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी जो पर्सनल जो ट्रेडिशंस, जो पर्सनल जो लाइफ है वो गवर्न होती है. हिंदू पर्सनल लॉज जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 4 एक्ट के अंदर में कोडिफाई कर दिए हैं, जो हिंदू कम्युनिटीज़ के ऊपर यूनिफॉर्मली अप्लाई होते हैं. हिंदू कम्युनिटी को एक ब्रॉड कम्युनिटी की तरह देखा जा सकता है, जिसमें जैन्स एंड बुद्ध एंड सिख को भी इंक्लूड किया जाता है. तो हिंदू पर्सनल लॉज में 4 एक्ट हैं, उनके अंदर में हिंदू पर्सनल लॉज या हिंदू कम्युनिटी गाइड होती है. पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, सेकेंड इज़ हिंदू सक्सेशन एक्ट, थर्ड इज़ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, जो माइनॉरिटीज़, जो माइनर्स जो होते हैं और गार्डियंस का जो सेक्ट होता है, स्पीयर होता है, गार्डियंस कैसे गार्डियनशिप किसी बच्चे की किसी को मिलेगी, किसी माइनर की, उसको गवर्न करता है. एंड लास्टली हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो बच्चों के एडॉप्शन से रिलेटेड और उनका मेंटेनेंस कैसे चलेगा उससे रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करता है. मुस्लिम पर्सनल लॉज अभी तक कोडिफाई नहीं हुए हैं. मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी एक्ट से गवर्न नहीं होती है अपने पर्सनल स्फीयर में.
इनका जो रिलीजियस स्फीयर है, रिलीजियस टेक्स्ट है कुरान और हदीथ, ये उनसे ही अभी तक उनके थ्रू ही गाइड होती हैं इनकी पर्सनल लाइफ। एंड लास्टली ट्राइबल्स, तो ट्राइबल्स जो हैं जैसे कि कुछ स्टेट जैसे कि नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, ये 6th शेड्यूल के अंदर में इनके कुछ एरियाज़ हैं वो कोडिफाइड हैं, इनके फिक्स हैं, जहाँ पे उनके ट्राइबल कस्टम्स के अकॉर्डिंग ही वो अपनी पर्सनल लाइफ को गवर्न करते हैं। और 5th शेड्यूल के अंदर में कुछ एरियाज़ हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो 10 स्टेट्स हैं। 5th शेड्यूल के अंदर में 10 स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं विच हैव बीन डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड, वहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को गवर्न करती है। सो हमारे यहाँ जो पर्सनल लॉज हैं वो बेसिकली इन 3 स्फीयर्स में कहीं ना कहीं फिट होते हैं। अगर वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उन पे ये 4 एक्ट जो हैं उसके अंदर में उनके पर्सनल लॉज या उनकी पर्सनल लाइफ कैसे गवर्न होगी उसके अकॉर्डिंग वो रन होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर में कोडिफाइड लॉज जो नहीं हैं, लेकिन उनका जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी कुरान के जो लिखा हुआ है, जो हदीथ में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो गवर्न होती है। उन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एक्ट नहीं लगता है। ट्राइबल्स जो हैं 5th और 6th शेड्यूल एरियाज़ के, उनमें जिन रीजन को ऑटोनॉमिसिटी दी गई है वो अपने ट्राइबल्स और ट्राइब्स ट्रेडिशंस और कस्टम्स के अकॉर्डिंग अपने आप को गवर्न करते हैं। सो ये पर्सनल लॉज का स्टेटस या पर्सनल लॉज का एक इंडिया में एक स्टेटस अभी करेंटली दिया हुआ है। यू कैन सी कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी एब्सेंट है अक्रॉस द रिलीजियस कम्युनिटी। सो यहाँ पे अगर डिवोर्स लेना है हिंदू कम्युनिटी में किसी को तो दे विल हैव टू गो टू कोर्ट एंड फाइल डिवोर्स। मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स में फॉर एग्जांपल इफ़ दे वांट टू टेक द रूट ऑफ कोर्ट दे आर open, they can go to the court to get divorce, but if they want to go take divorce according to the religious norms set by Quran or their personal hadith, they can go and take divorce according to that norm also. So this is Muslim personal law which is different from Hindus. Hindus जो हैं उनके divorce, उनके marriage, उनके guardianship minor की जो adoption के जो system है that is different than Muslim and other religious communities which is not covered under Hindus. ट्राइबल्स में दे आर रन अकॉर्डिंग टू दैट कस्टम्स विच दे हैव बीन फॉलोइंग सिंस एंशियंट टाइम। सो ये जो एक डाइवर्सिटी या डिफरेंस है यूनिफॉर्मिटी में, यहाँ पे इससे कारण एक इशू आता है कि अगर किसी पर्सनल लॉ में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को, जैसे कि वुमेन या चाइल्ड का कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज दे आर फॉलोइंग द रिलीजियस कन्वेंशन या कस्टम, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके जो हैंड्स हैं वो टाइड होते हैं वहाँ पे, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू इंटरफियर इन देयर मैटर बिकॉज वहाँ पे फिर वो कम्युनिटी जो है इट विल नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ इंटरफियरेंस इन देयर अफेयर्स, इन देयर पर्सनल अफेयर्स। सो दिस इज़ द पर्सनल लॉ स्टेटस इन इंडिया एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे इशू है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो DPSP आर्टिकल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर में आर्टिकल 44 जो है इट डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू एनेक्ट और टू प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द होल कंट्री। इसका हम इम्प्लीमेंटेशन करना गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो दैट एक इक्वालिटी का जो नॉर्म है आर्टिकल 14 के अंदर में वो फुलफ़िल हो। होता ये है कि अलग अलग पर्सनल लॉज के अंदर में अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से गवर्न होते हैं एंड देयर इज़ नो इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट दे गेट अंडर देयर पर्सनल लॉज। देयर आर डिफरेंट पर्सनल लॉज फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड द पीपल फॉलोइंग दैट रिलीजियस नॉर्म एंड इस कारण से वहाँ पे कोई इक्वालिटी का एक वायलेशन होता है दो कम्युनिटीज़ के बीच में इन टर्म्स ऑफ द पर्सनल लॉज या पर्सनल कन्वेंशन। सो इसको एंड करने के लिए देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी इन सिविल मैटर्स एंड दैट इज़ वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ ऑफन टॉक्ड अबाउट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम इनके आर्ग्यूमेंट्स की बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में और अगेंस्ट में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी इम्प्लीमेंटेड। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने के फेवर में क्या क्या पॉइंट है पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ कि एक तो ये जो सेग्रीगेटेड लॉज हैं उनको बेसिकली एंड करता है, उनको सिंप्लीफाई करता है। अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग लॉज नहीं फॉलो होते तो उसके कारण जो इश्यूज़ आते हैं अलग अलग लॉज के कारण एक अंडरस्टैंडिंग, एक अवेयरनेस नहीं आ पाती लोगों में कि क्या बेसिकली नॉर्म है जो हमारी कम्युनिटी के ऊपर लगता है, हम कौन से राइट जो हैं वो हमको अवेलेबल हैं, इन सारे टाइप के इश्यूज़ वहाँ पे होते हैं। तो अलग अलग पीपल के लिए, अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग लॉज होने के कारण जो इश्यूज़ आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे लॉज जो हैं। दूसरा जुडिशियल एंडोर्समेंट एंड सपोर्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। जुडिशियल एंडोर्समेंट आया था शाह बानो के केस में, 1989 में केस हुआ था जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी में एक मेल ने, एक पर्सन ने अपनी वाइफ को
डिवोर्स दिया था और उनको मेंटेनेंस अवेलेबल नहीं था, मेंटेनेंस देने से मना कर दिया था, बिकॉज मुस्लिम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उस केस में कोई मेंटेनेंस नहीं बनता था। एंड उसका शाह बानो ने सुप्रीम कोर्ट में केस करा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने इसको मेंटेनेंस, शाह बानो जी को मेंटेनेंस देने की बात रूलिंग दी थी, जिसका मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में एक अप्रोड किया था, जिसके लिए फिर राजीव गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे उस टाइम पे, उन्होंने एक एक्ट निकाल के उस रूलिंग को ओवरटर्न किया था। सो जुडिशल एंडोर्समेंट है यहाँ पे, जुडिशरी इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो कंट्री में, सो दैट अलग अलग कम्युनिटीज़, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई एक सेक्शन ऑफ पीपल डू नॉट सफ़र ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन रिलीजियस कस्टम। देन ये राइट टू लाइफ जो है उसको अफेक्ट करता है, आर्टिकल 21 के अंदर में जो राइट टू लाइफ है उसको वायलेट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसे नॉर्म्स होते हैं पर्सनल लॉज या ट्रेडिशन के नाम पे, कन्वेंशन के नाम पे, जो वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन करता है, मेल को सुपीरियर दिखाता है। ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव टाइप के कुछ नॉर्म्स होते हैं which cannot be solved until and unless there is uniform civil code. If you try to interfere or solve that exploitation, that community cries कि हमारे राइट्स का वायलेट हो रहा है, बट दे डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल इन देयर ओन कम्युनिटी, उनका एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे कंटिन्यू होता है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन जो है आर्टिकल 21 के अंदर में राइट टू लाइफ जो है उसको वायलेट करता है। लास्टली, एक यूनिफॉर्म लॉ होने से एक यूनिफॉर्म फीलिंग या यूनिफॉर्म सेंस आता है लोगों के बीच में, एक पर्सनल सेंस आता है। सेम टाइप ऑफ पीपल व्हेन फॉलो द सेम लॉ बॉन्ड टुगेदर प्रिटी वेल, मच वेल देन व्हेन दे आर गवर्न बाय डिफरेंट लॉज। उनके बीच में एक नेशनल इंटीग्रेशन की जो फीलिंग है वो प्रमोट होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से, ऐसा होने के चांसेस हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगर हम अगेंस्ट की बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ कि हमारे सिविल मैटर्स में ऑलरेडी सिविल कोड जो है मोस्ट ऑफ द सिविल मैटर्स में ऑलरेडी फॉलो किया जाता है। सो देर इज़ नो नीड फॉर अ सेपरेट यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड अ सेपरेट लॉ विच गवर्न ऑल द कम्युनिटीज़। फॉर एग्जाम्पल CRPC जो है वो ऑलरेडी कई सिविल मैटर्स को कवर कर लेता है, तो देर इज़ नो सेपरेट नीड ऑफ अ सेपरेट सिविल कोड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट ऑलरेडी काफ़ी सारे सिविल मैटर्स को कवर कर लेता है, मोस्ट ऑफ द मैटर्स को, एंड दैट इज़ वाई वी डू नॉट नीड सिविल मैटर्स के लिए एक अलग से पूरा का पूरा सिविल कोड। सेकेंड इशू इज़ पर्सनल लॉज जो हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आते हैं, एंड दैट इज़ वाई हर स्टेट को इट्स दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड प्राइमरीली बी द डोमेन ऑफ स्टेट। मतलब प्राइमरीली जो इनिशिएटिव आना चाहिए वो स्टेट से आना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि हर स्टेट में मल्टीपल कम्युनिटीज़ रहती हैं, कहीं पे यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा है, कहीं पे यूनिफॉर्मिटी कम है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से वो स्टेट ज़्यादा इफेक्ट होंगे जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़। सो द implementation of uniform, the initiative for implementation of uniform civil code should come from states itself rather than being imposed from center to states. The third issue is secular state. हमारा इंडिया जो है it is a secular state और secular nation overall, and secular state में personal laws के existence की हमेशा एक allowance होती है। There should always exist a personal laws की एक डिमांड होती है, ताकि मल्टीपल कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपनी अपनी नीड्स को जो है अपने कन्वेंशंस को, अपनी जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं या रिलीजियस फ़िलासफ़ीज़ हैं उनको फॉलो कर सकें खुल के, विदाउट गेटिंग इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट फ्रॉम एनी काइंड। इसके लिए स्पेसिफिकली एक आर्टिकल्स भी हैं दो, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29। आर्टिकल 25 बात करता है राइट ऑफ फ्रीडम टू फ्रीली प्रोफेस अपना रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ को और प्रैक्टिस रिलीजियस बिलीफ को, एंड आर्टिकल 29 बात करता है अपने कल्चरल एंड जो एजुकेशनल राइट्स हैं उनको फ्रीली फॉलो करने की। सो सेक्युलर स्टेट में पर्सनल लॉज का अलाउंस शुड ऑलवेज बी देयर, सो दैट डिफरेंट टाइप के जो रिलीजियस लॉज या कन्वेंशंस या प्री टीचिंग्स हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको अडॉप्ट करने के लिए एक स्कोप हर कम्युनिटी के पास रहे। एंड लास्टली ये डाइवर्सिटी को, यूनिफॉर्मिटी ऑलवेज अफेक्ट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, एंड ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी, ट्राइंग टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन ऑल ऑफ देम reduces the amount of diversity in the overall diversity present in the across the country. So these are the arguments which were present, which are given in the favor and against of implementation of uniform civil code.
द नेक्स्ट पार्ट वी मूव ऑन टू इज़ द चैलेंजेस. क्या क्या चैलेंजेस हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन में. इवन इफ वी विश टू डिस्पाइट ऑल द फेवर्स all the arguments in favor and against of implementation of uniform civil code, what are the challenges. अगर हम लगाना भी चाहें यूसीसी को तो क्या चैलेंजेस हैं. पहला चैलेंज है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे ऐसे इम्प्लीमेंट करें कि हमारी डाइवर्सिटी और इम्प्लीमेंटेशन, डाइवर्सिटी और मल्टीकल्चरिज्म जो है वो प्रिजर्व रहे. हमारा मल्टीकल्चरलिज्म और डाइवर्सिटी में कोई इफेक्ट ना आए. लुक, इंडिया इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेमोक्रेसी, as a largest democracy and the most vibrant democracy across the world. इतने highest amount of number of communities कहीं पे भी peacefully इतना coexist किसी भी part of world में नहीं करते for so long of period. So कैसे हम ये diversity और multiculturalism को बिना effect करे uniform civil code implement कर पाते हैं, this is the biggest challenge for us. The second issue is the preserving the कस्टम और प्रोटेक्टिंग द कस्टम्स ऑफ ट्राइबल्स. ट्राइबल्स का अपना एक कल्चर है 5th और 6th शेड्यूल के अंदर में जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं. उन ट्राइबल्स के कस्टम्स पे कभी कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए. यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक एम या चैलेंज ये है कि कैसे बिना ट्राइबल्स को इफेक्ट करें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर लें. द थर्ड इशू इज़ सेंसिटिविटी ऑफ द इशू. सेंसिटिविटी इज़ द बिगेस्ट इशू ऑफ ऑल बिकॉज ये एक रिलीजियस कस्टम्स, रिलीजियस ट्रेडिशंस, टीचिंग्स इन फिलॉसफी, ये बहुत एक पर्सनल मैटर होते हैं. लोग इनको फॉलो करते हैं नॉट बिकॉज दे आर जस्ट बाउंड टू फॉलो बट ऑल्सो बिकॉज दे वॉन्ट टू फॉलो इट. दे बिलीव इन दोज फिलॉसफीज, दे बिलीव इन दोज ट्रेडिशंस. सो अगर आप उनके साथ टिंकरिंग की या इंटरफियरेंस की कोशिश करते हो तो दे माइट ऑल्सो बैकफायर. पीपल कैन बिकम सम सेक्शन ऑफ पीपल, सम सेक्शन ऑफ कम्युनिटीज़ ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ कैन गेट रेडिकलाइज्ड. दे कैन जॉइन terrorist organization, they can join radical organization and can become a threat to the security of the country. So sensitivity of the matter is the highest importance. UCC को कैसे implement करें कि ये sensitive हो, मतलब प्योर सेंसिटिविटी को ध्यान में रख के नेशनल सिक्योरिटी को एडजस्ट या इफेक्ट करे बिना हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें. द लास्ट इज़ टाइमिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. क्या ये राइट टाइम है यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए. सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है इज़ व्हेन इज़ द राइट टाइम फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. फॉर एग्जांपल 1989 में जब शाह बानो केस के बैकग्राउंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक एस्पेक्ट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जब की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज करने की कोशिश की थी, देन देयर वाज अ लार्ज अमाउंट ऑफ अप्रोर फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी which was becoming an issue for the integrity of the country. So what is the right time जब हम UCC implement करें, then that it becomes that at that time it becomes acceptable to everyone. So what is the figuring out that right time is a very difficult task or challenging task. So these are the challenges in implementation of uniform civil code. Lastly, we move on to the way forward, that what should be our approach in implementation of uniform civil code. How should we implement uniform civil code? What things we should keep in mind while implementing uniform civil code? So the first thing we need to do is the sensitization effort. हमको लोगों को ये चीज़ अवेयर कराना है कि what is the purpose of uniform civil code. हर कम्युनिटी को ये चीज़ बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा. इनफैक्ट आपके यहाँ जो वेरियस टाइप के सोशल इल्स हैं हर कम्युनिटी में, ये उन चीज़ों को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा और आपकी कम्युनिटी को एक बेटर डायरेक्शन में ले जाने में help करेगा. This is the first thing we need to do while implementation of uniform civil code. The second thing we need to do is gradual implementation. हमको पर्सनल लॉज में कई एस्पेक्ट आते हैं. मैंने आपको बताया कि मैरिज भी आता है, डिवोर्स भी आता है, एडॉप्शन भी आता है, सक्सेशन भी आता है. तो आप सारे स्फीयर्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक साथ मत लगाने की कोशिश करिए. एक एक करके एक एक स्फीयर में लगाइए. लोगों को एक let people accept one reform and then move on to the second step or the second sphere when the first sphere becomes acceptable. The third is evolution of consensus. आप अप्रोच यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में इस तरह की लीजिए कि लोगों के बीच में एक पहले कंसेंसस आ जाए. हर कम्युनिटी आपस में कंसेंसस कर ले कि यस वी वांट टू मूव फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिकॉज it is this which is going to help integrate India much better. Then only you will be able to implement uniform civil code in one go properly. The fourth thing which we need to do, which we should do is current institutes जो हैं उनको strengthen और modernize करना. कई institutes हैं जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में मैरिज या डाइवोर्स के इंस्टीट्यूट हैं
जो बेसिकली वुमेन को अभी भी इन्फीरियर फॉर्म में देखते हैं, एंड उस कारण से वहाँ पे जैसे कि ट्रिपल तलाक वाज वन ऑफ देम, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाज वन ऑफ देम, जहाँ पे वुमेन को लाइफ के बीच रास्ते में छोड़ के हस्बैंड वाज एबल टू रन अवे जस्ट बिकॉज देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन हिम लिविंग हियर। सो अगर हम मैरिज का इंस्टीट्यूट उन कम्युनिटीज़ में स्ट्रॉन्ग कर दें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की इम्पोज करने की नीड वैसे ही अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फिर वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगा, वुमेन को एक इन्फीरियर ऑब्जेक्ट की तरह देखना कम हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने की नीड भी नहीं आएगी, कुछ एस्पेक्ट में ये भी हो सकता है। एंड लास्टली एक हमको मॉडल यूसीसी बनाना चाहिए। लुक, देयर इज़ डिफेक्ट इन हर एवरी कम्युनिटी, इन एवरी कम्युनिटी के कुछ प्रैक्टिसेस में कुछ डिफेक्ट होते हैं। अगर हम उन डिफेक्ट को निकाल दें और उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, हर कम्युनिटी में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में कुछ गुड थिंग्स हैं, तो अगर हम उन गुड थिंग्स को रख लें और उन गुड थिंग्स को, सारी कम्युनिटीज़ के गुड थिंग्स को मिला के एक लिस्ट बना लें और उन लिस्ट को बना के कंपाइल करके अगर हम उसी को एक मॉडल यूसीसी बना दें, देन इट विल बी वेरी इजी टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू ऑल द कम्युनिटीज़, एक मॉडल यूसीसी बना के। So these are the way forward or things or suggestions which should be followed in implementation of uniform civil code, and that concludes our body part ki what should be our approach or for implementation of uniform civil code. Conclusion mein you can write down ki ours is a individual, ours is a highly vibrant democracy which respect all the religious and communities very much, pretty much at the same time, but also tries to ensure the well-being of everyone. And for the well-being, for the sake of well-being or welfare of everyone, it is important that we follow a uniform civil code. So that brings us to the conclusion or end of the answer. I hope it was clear to you. Next time we will discuss some other answer. If you like the answer, please share and subscribe to the channel. Thank you very much for watching the video.